अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के बाद से अब हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस कोर्स का वो स्टार्ट हो रहा है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि हम अपने अगर हमारे पास एप्लीकेशन हम बना रहे हैं और वो वेब बेस्ड है या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसका बैकएंड है। बैकएंड मीन्स कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो हम कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं अपने डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए। तो आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है कि डेटाबेस सिक्योरिटी हमारी क्या होगी और डेटाबेस की जो सिक्योरिटी है वो वायलेट कैसे हो सकती है यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल एक्चुअली एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। ये अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द डेवलपमेंट वर्ल्ड यूज़ होती है एज अ कोर डेटाबेस लैंग्वेज। ठीक है। एसक्यूएल के डिफरेंट कंपेटिटर्स भी हैं जिनमें ओरेकल आ जाता है, DB2 आ जाता है आईबीएम का, अपाचे आ जाता है। तो लेकिन जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल के डेटाबेसेस हैं वो वाइडली यूज़ हो रहे हैं हमारी जो एप्लीकेशन हैं जिनका जो डेटाबेस से कनेक्टेड होती है। ठीक है। तो एसक्यूएल एक फेमस लैंग्वेज है फॉर द डेटाबेस डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट। एसक्यूएल के डिफरेंट वर्जन्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, MS एसक्यूएल हो गया, नो एसक्यूएल हो गया एंड सो ऑन। अगर तो हम एसक्यूएल अप्लाई कर दें और हम एसक्यूएल से रिलेटेड जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो फॉलो ना करें तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो बहुत वाइडली ओपन हो जाती है हैकर्स के लिए। तो जब हम एसक्यूएल अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो जिस भी डेटा को एक्सेस कर रही है उस डेटा को हम सिक्योर रखें और उस तक जो अप्रोच है वो हैकर ना कर सके। अब हैकर हमारी वेबसाइट को या हमारे डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर सकता है? थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शंस। एसक्यूएल इंजेक्शन एक मेथड है हमारे डेटाबेस को एक्सेस करने का थ्रू एसक्यूएल की मलिशियस स्टेटमेंट्स। और ये मलिशियस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? हम अपने एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर कुछ ऐसी क्यूरीज भेजते हैं जो कि अलाउड नहीं होती या फिर जिनकी यूज़र के पास या हैकर के पास एक्सेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है जो कि यूज़र से लेता है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड। जब यूज़र उन दोनों को एंटर कर देता है और लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तभी यूज़र जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएगा, अपने प्रोफाइल के ऊपर या डैशबोर्ड के ऊपर, वट एवर योर एप्लीकेशन इज डूइंग। लेकिन एक हैकर क्या करेगा? हैकर के पास ना तो यूज़र नेम होगा और ना ही पासवर्ड होगा। वो यूज़र नेम उठाएगा आपके ब्राउज़र की कैशे से और पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करेगा थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। तो जैसे ही वो क्रैक कर लेगा तो उसके पास एक अनऑथराइज्ड एक्सेस आ जाएगी आपके अकाउंट की। तो जब उसके पास एक्सेस आ गई तो वो आपके अकाउंट्स के साथ कुछ भी कर सकता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन उठा सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो जो उसने क्रैक किया पासवर्ड, उस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन की कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो जब वो यूज़र चला गया आपके डेटाबेस में या आपके प्रोफाइल पे तो वो वहाँ से सिर्फ आपका प्रोफाइल भी एक्सेस कर सकता है और जिस डेटाबेस के ऊपर आपका प्रोफाइल सेव्ड है वो उस पूरे डेटाबेस सर्वर को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ टाइप ऑफ एन इंजेक्शन अटैक that makes it possible to execute malicious SQL statements। आपकी malicious SQL statements जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं ड्यूरिंग SQL इंजेक्शन।
SQL injection is one of the most famous web hacking technique. SQL injection is the placement of malicious code in SQL statements via web page input. अब SQL इंजेक्शन की जो टेक्निक हैं वो हमेशा उसी पेज के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं जो पेज यूज़र की इनपुट के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना, यूज़र नेम या पासवर्ड। तो वहाँ पे यूज़र इनपुट की कुछ फील्ड्स हैं, आपने रजिस्टर करना है वहाँ पे हैं, आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है वहाँ पे हैं। तो इसी तरह जो एसक्यूएल इंजेक्शन की टेक्निक्स हैं वो मोस्टली उन पेजेस के ऊपर लगती हैं जहाँ पे यूज़र इनपुट की फील्ड्स हों, लेकिन लाजमी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पे हों, क्योंकि यूज़र जो हैकर्स हैं वो यूजुअली ये करते हैं कि अगर किसी भी पेज को वो हैक करना चाह रहे हैं और वहाँ पे उनको कोई भी यूज़र इनपुट की फील्ड नज़र नहीं आ रही, तो वो सबसे पहले यूज़र इनपुट की फील्ड वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो जब वो फील्ड इंजेक्ट हो जाती है तो फिर उस फील्ड के थ्रू वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं आपके डेटाबेस को। दिस स्टेटमेंट कैन कंट्रोल अ डेटाबेस सर्वर बिहाइंड अ वेब एप्लीकेशन। तो वो आप सिर्फ आपके प्रोफाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर तो वो सिर्फ आपके प्रोफाइल को एक्सेस नहीं करना चाह रहा तो वो पूरे डेटाबेस सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हैं। Attackers can use SQL injection vulnerabilities to bypass application security measures. तो जो भी आपकी लूप होल्स होंगे आपकी एप्लीकेशन में, उनको गो थ्रू करके आप जो अटैकर है वो आपके अकाउंट तक और आपके अकाउंट से फिर डेटाबेस सर्वर तक पहुंच सकते हैं। They can go around authentication and authorization of a web page or web application and retrieve the content of the entire SQL database. तो जब वो आपके अकाउंट में चला गया थ्रू रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, रॉन्ग ऑथेंटिकेशन क्या है कि आपका पासवर्ड कुछ और था और उसको नहीं पता था, लेकिन उसने पासवर्ड को क्रैक किया किसी भी एसक्यूएल इंजेक्शन की टेक्निक से और ख़ुद को ऑथराइज कर लिया कि वो आप ही हैं, क्योंकि जब उसने आपके अकाउंट से लॉगिन किया तो दैट मीन्स उसने ख़ुद को ऑथराइज करवाया सिस्टम में कि आप ही सिस्टम के अंदर लॉग इन है। तो उसने रॉन्ग ऑथेंटिकेशन के थ्रू रॉन्ग ऑथराइजेशन भी कर ली, और जब वो अकाउंट में पहुंच गया, आपके अकाउंट में पहुंच गया, तो वहाँ से वो फिर पूरे डेटाबेस में भी जा सकता है, डेटाबेस सर्वर में भी जा सकता है। दे कैन आल्सो यूज एसक्यूएल इंजेक्शन टू ऐड, मॉडिफाई और डिलीट रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। तो वो आपके इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर लेगा, अपडेट कर देगा या डिलीट कर देगा, या फिर ख़ुद को ही ऐड करवा लेगा आप उस पूरे डेटाबेस में। तो नेक्स्ट टाइम उसको आपका अकाउंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना अकाउंट जो उसने न्यूली ऐड करवाया हुआ है वो उसको यूज़ करके ही पूरे सिस्टम में दोबारा भी कभी एंटर हो सकता है। An SQL injection vulnerability may affect any website or web application that uses an SQL database such as MySQL, Oracle, SQL Server. अब SQL इंजेक्शन की जो टेक्निक्स हैं उनका कंसेप्ट जो है वो सेम है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आपका माई एसक्यूएल, आपके पास एसक्यूएल डेटाबेस कौन सा है। अगर तो आपके पास माई एसक्यूएल है तो उसका हो सकता है सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन कंसेप्ट सेम है। ओरेकल और माई एसक्यूएल सर्वर, अगर हम इन तीनों को ही कंपेयर करें तो इन तीनों में जो एसक्यूएल इंजेक्शन के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हैं, वो सेम है, लेकिन सिंटैक्स जो है वो हो सकता है कि चेंज हो। फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल में अगर हमें कोई चीज़ कमेंट करनी होती है तो हम हैश का सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर आपने एसक्यूएल सर्वर की बात करो तो यहाँ पे हम डबल डैशेस लगाते हैं। तो जो कंसेप्ट है कमेंट करने का वो सेम है, लेकिन सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट है कि माई एसक्यूएल में हम हैश लगा रहे हैं, जहाँ पे हम डबल डैशेस लगाते हैं, राइट। Criminals may use it to gain unauthorized access to your sensitive data. आपका कोई भी सेंसिटिव डेटा है, जैसे आपकी इमेजेस वगैरह हो गई, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हो गई, कस्टमर इंफॉर्मेशन हो गई, पर्सनल डेटा हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड मोर। जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है
उसकी अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको मिल जाती है और वो फिर उस डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है या फिर अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऐड कर सकता है। SQL injection attacks are one of the oldest, most prevalent and most dangerous web application vulnerabilities. जो SQL इंजेक्शन है ये एक्चुअली क्लासिकल वे में ही परफॉर्म किए जाते हैं कि आपके पास एक यूज़र इनपुट होगा, उसके थ्रू आप मलिशियस कोड की जो क्यूरीज हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। As of September 2019, web application vulnerabilities such as SQL injection and cross-site scripting। अब cross-site scripting क्या है ये अब आगे देखते हैं। Flaws in open source as well as system build applications account for more than 80% of vulnerabilities। तो जो अभी तो 2019 तक जितनी भी हमारी वेब एप्लीकेशन हैक हुई हैं उनमें से 80% जो वेब एप्लीकेशन हैं वो एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही हैक हुई हैं। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी एसक्यूएल इंजेक्शन की ही एक टेक्निक है। इसमें हम ये करते हैं कि हम अपना जो एसक्यूएल इंजेक्शन का स्क्रिप्ट होता है वो किसी और वेबसाइट पे होस्ट कर लेते हैं और वहाँ से फिर जो हमारी टारगेटेड वेबसाइट होती है उस पर हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। इसका फिनोमिना भी आगे देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है। जो रिलेटेड ब्रीच है उसमें यह है कि हैकर हैज सक्सेसफुली टारगेटेड 60 प्लस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड और मोस्टली ये वाली यूनिवर्सिटीज़ और एजेंसीज यूएसए और कनाडा और यूके बेस्ड थी by leveraging the same attack method SQL injection। SQL injection के थ्रू एक हैकर ने 60 प्लस एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज़ के जो डेटा है उसको हैक किया था। One common way to execute a query command is to pass a SQL string to the DBMS। जो सबसे कॉमन मेथड है वो ये है कि हम अपनी एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी को यूज़र इनपुट फील्ड के थ्रू अपने DBMS के पास भेजते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने सर्च करना है इस यूज़र के बारे में, एक हैकर ने इस यूज़र के बारे में सर्च करना है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि जितने भी हमारे डेटाबेस में इस नाम के यूज़र्स हैं उनका सर्च करो। या तो वो फिर हो सकता है कि या इस नाम के फिल ब्यूटल या फिर उसका नाम हो फिलिप ब्यूटल, या वो सिर्फ फिल ब्यूटल को सर्च करें, ये कर सकता है आपका हैकर। या आपका हैकर कह सकता है कि फिल ब्यूटल को सर्च करो या फिलिप ब्यूटल को करो। पर अगर आपको फिल ब्यूटल नहीं मिलता तो आप जितने भी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट कर। अगर उसको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, अब वो आपके डेटाबेस में है, डेटाबेस में एंटर हो गया है, अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको मिल गई है। ठीक है, और अब वो आपके डेटाबेस के साथ मैनिपुलेशन कर रहा है कि फिल ब्यूटल को सर्च करना है। अगर उसको मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो वो आपके पूरे डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है। राइट, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये फॉर्म क्या कर रहा है, इसमें एक यूज़र नेम का फील्ड है और एक पासवर्ड का फील्ड है। ठीक है, पासवर्ड अब ये मैंने बनाया हुआ है PHP और MySQL के साथ। मैं अपने इसको ब्राउज़र को सेट कर लूँ थोड़ा सा ताकि आपको इंफॉर्मेशन जो है वो फुल नज़र आए। तो मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है जो कि PHP और MySQL के साथ बना हुआ है।
ठीक है। इसमें हम यूज़र नेम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे, और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। जो मेरा प्रोफाइल का पेज है या वेलकम का पेज है, मैंने वेलकम का पेज बनाया हुआ है, उसके ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ अली और अली 123 पासवर्ड, अब पासवर्ड को मैंने जानबूझकर उसकी जो इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट की हुई है, वैसे पासवर्ड होती है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के उसको टेक्स्ट किया हुआ है ताकि पासवर्ड हमें नज़र आ रहा हो। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो हम आ रहे हैं वेलकम पेज के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड रॉन्ग एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है यू एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड। अब क्यूरी मैंने खुद आउटपुट करवाई हुई है कि मुझे पता चले कि मेरी क्यूरी यहाँ पे क्या बन रही है। अब अगर तो मैं इस क्यूरी के साथ मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ कुछ, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। मेरी क्यूरी है ये, ठीक है, ये मेरी क्यूरी थी। Select static from user where username is equals to Ali and password is equals to Ali12। अगर तो मैं इस पासवर्ड को 123 कर देता हूँ तो मेरी क्यूरी सही एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि मेरा यूज़र नेम जो है वो अली है, पासवर्ड जो है वो 123 ही है, तो ये एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर हमें पासवर्ड नहीं पता तो हम इसको क्रैक कैसे कर सकते हैं? मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ जाती है। अब पासवर्ड हमें नहीं पता कि अली जिसका यूज़र नेम है उसका पासवर्ड क्या है, और जो भी मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स में वो इन दो डबल कोट्स के सेंटर में आएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो एक्सेस है लिखने की वो जस्ट इन दो फील्ड्स के अंदर अंदर है, कि मैं इन दोनों फील्ड्स के अंदर अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। अब मुझे ना तो यूज़र नेम पता है और ना ही पासवर्ड पता है, तो मैं लॉगिन कैसे कर सकता हूँ? विदाउट यूज़र नेम और विदाउट लॉगिन मैं उस वेलकम डॉट पी के पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। रॉन्ग यूज़र नेम और रॉन्ग पासवर्ड के थ्रू भी मैं एक्सेस नहीं कर सकता इस वेबसाइट, इस पेज के ऊपर, जब तक मेरे पास राइट पासवर्ड और राइट यूज़र नेम नहीं होगा, जो कि अली है और अली 123 है। इसके बगैर मैं एक्सेस वेलकम डॉट पी के पेज को नहीं कर पा रहा। तो मैं इस ऑथेंटिकेशन को कैसे बाईपास कर सकता हूँ? अगर मैं इस क्यूरी को देखूं तो मेरे पास मैं जो भी लिखता हूँ वो इन डबल कोट्स के सेंटर में आता है, ठीक है। तो मैंने इन डबल कोट्स को मैनिपुलेट किया, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं यूज़र नेम इज इक्वल्स टू ए और 1 इज इक्वल्स टू 1 सिंगल कोट्स के अंदर, तो क्या होगा? अब select static from username from this table where username is equals to this, या तो a हो, a तो है नहीं यूजरनेम, और 1 इज इक्वल्स टू 1। अब ये नहीं है और बीच में लगा हुआ है और, तो और में या ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए या ये वाली होनी चाहिए, तो ये वाली फुलफिल नहीं हुई। लेकिन हमने ऑलवेज ट्रू एक स्टेटमेंट लिख दी कि अगर ये ट्रू नहीं होती तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए, ठीक है, राइट। और पासवर्ड को भी मैं इसी तरह करूँगा कि पासवर्ड हो या तो ए और 1 इक्वल्स टू 1, तो यूज़र नेम यहाँ पे ट्रू हो गया, पासवर्ड यहाँ पे ट्रू हो गया, तो दोनों कंडीशंस मैच हो गई, ट्रू हो गई। तो जैसे ही ट्रू हुई तो वो अब हमारी चला जाएगा वेलकम डॉट पी के पेज के ऊपर। लेकिन इन फील्ड्स में मैं क्या लिखूँगा कि हमारी कंडीशंस मैच हो जाएं, फुलफिल हो जाएं, ट्रू हो जाएं। हमारे पास अभी तक ये क्यूरी है,
और डबल कोट्स लगे हुए हैं। हम जो भी अपने इनपुट फील्ड्स के अंदर लिखेंगे यहाँ पे, वो हमारा जाएगा इन कोट्स के अंदर। तो अगर मैं इस कोड के अंदर लिखूं ए सिंगल कोट, और सिंगल कोट बाहर लगी हुई है एक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के दिखाऊं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए सिंगल कोट। अब इससे क्या हुआ, ए आया इस क्यूरी में, और साथ ही सिंगल कोट आ गया ये वाला, और इसने इस सिंगल कोट को क्लोज कर दिया। ये सिंगल कोट क्लोज हो गया, और मैं लिखूंगा और 1 इक्वल्स टू 1। अब ये वाला सिंगल कोट जो है मैं क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो यही वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब मुझे यूज़र नेम भी नहीं पता था, पासवर्ड भी नहीं पता था। मैं लॉगिन करूँगा तो हम चले गए welcome.php के पेज के ऊपर। अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं कि आप ये welcome.php के पेज के ऊपर ना जाए और हमें क्यूरी ही दिखाए, तो हमारे पास क्यूरी कैसे बनेगी। मैं जब लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो एल्स की इसमें कोई सिंटैक्स एरर ऑन लाइन 11 है हमारे पास एल्स का। ओके, वो कह रहा है कि हम इफ को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो मैं जो क्यूरी है उसको यहाँ पे आपको करवाता हूँ। बैक किया, लॉगिन किया, तो हमारे पास क्यूरी जो है वो अब 2 दफ़ा आ रही है। ऊपर वाली क्यूरी को कमेंट कर देता हूँ, रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास क्यूरी बन गई। अब हमारे पास जो कोड में था वो ये था कि आप यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं, और इसके साथ 2 सिंगल कोट्स लगे हुए थे। तो ये वाला जो सिंगल कोट है ये मैंने इंजेक्ट किया। मैंने किया, यूज़र नेम क्या लिखा था, ए सिंगल कोट, तो वो आ गया यहाँ पे। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर मैंने कहा और 1 इक्वल्स टू 1। अब ये वाला सिंगल कोट जो है ये मैंने नहीं लगाया था क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ पे आ रहा था, जो बिल्ड इन डेवलपर ने लगाया हुआ था। ये वाला मैंने खुद लगाया ताकि ये पेयर कंप्लीट हो। फिर और ये वाला भी मैंने खुद लगाया, और ये वाला पेयर जो है ये ऑटोमेटिकली बना, जो कि हमने जो डेवलपर ने इस सिंगल कोड का एक सिंगल कोड छोड़ा हुआ था, तो ये कंप्लीट हुआ खुद से। इसी तरह यही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। तो हमारी क्यूरी क्या बनी कि यूज़र नेम या तो ये हो या ये हो। तो ये तो है नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन ये कंडीशन हमने ऑलवेज ट्रू जो है वो इंजेक्ट की। और पासवर्ड भी मैंने या तो ए हो, ये तो पासवर्ड है नहीं, लेकिन या फिर 1 इज इक्वल टू 1 हो। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये हो रही है यूज़र नेम के लिए, और पासवर्ड के लिए अगर ये फिल नहीं हो रही तो ये वाली हो रही है ट्रू। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ और इसको कमेंट कर दूँ और लॉगिन करें, तो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे हम पहले नहीं जा पा रहे थे। तो हमने इंजेक्ट किया कुछ एसक्यूएल इंजेक्शन का मैलिशियस कोड, और उसके थ्रू हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल गई है। और फिर हम अब इस एक्सेस के थ्रू यहाँ पे इस डेटाबेस के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो एसक्यूएल इंजेक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। To make an SQL injection attack, an attacker must first find a vulnerable user input within the web page or web application। तो हमें ये मिल गया था कि हम यहाँ पे इन 2 फील्ड्स के थ्रू अपनी जो SQL के malicious कोड्स हैं वो एंटर कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। A page or web application that has an SQL injection vulnerability uses such user input directly in an SQL query। तो वो जो आपके इनपुट्स हैं, यूज़र इनपुट्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं अपनी SQL क्यूरीज को डायरेक्टली रन करने के लिए। द अटैकर कैन क्रिएट इनपुट कंटेंट विच इज़ ऑफन कॉल्ड malicious पेलोड। तो अभी जो हमने बनाया था हम उसको malicious पेलोड भी कहेंगे, एंड इट इज़ द की पार्ट ऑफ एन अटैक। और हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना होगा कि हमारी जो हम जिस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। मुझे पता था क्योंकि ये वेबसाइट मैंने ही बनाई हुई है, तो मुझे पता है कि मेरी क्यूरी किस तरह से लगी हुई है, लेकिन हम इन चीज़ों को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? कुछ डिफरेंट मेजर्स लेके। लेकिन अगर वो डिफरेंट मेजर्स नहीं लेंगे तो हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगी हैकर्स के लिए। तो हमें सबसे पहले तो मलिशियस अपना जो पेलोड है, जो कोड है, उसको प्लान करना है कि हम किस तरह से बाईपास कर सकते हैं चीज़ों को। तो हमने अभी बाईपास कैसे किया था, हमने और की कंडीशन लगाई थी, और के साथ हमने कंडीशन कौन सी लगाई थी, जो ऑलवेज ट्रू हो दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए। आफ्टर द अटैकर सेंड दिस कंटेंट द malicious SQL commands आर एग्जीक्यूटेड इन द डेटाबेस। तो हमने जो malicious SQL पेलोड भेजा था वो डेटाबेस में एग्जीक्यूट हुआ, और उसने समझा कि ये एक प्रॉपर डेटाबेस की कमांड है जो यूज़र की तरफ से आ रही है, और उसने हमें एक्सेस दे दी। फिंगर प्रिंटिंग। अब फिंगर प्रिंटिंग का कंसेप्ट ये है कि हम एसक्यूएल को फोर्स करें कि वो कुछ एरर्स हमें शो करे। एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन इज फिंगरप्रिंटिंग। डिटेक्ट अ वल्नरेबिलिटी बाय फोर्सिंग एन एरर इन द एसक्यूएल स्क्रिप्ट। अब मैंने आपको बताया था कि मुझे तो पता है इसका स्ट्रक्चर कि ये कैसे चल रहा है, लेकिन अगर मुझे ना पता होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे एक सिंगल कोड भेजता, यहाँ पे एक सिंगल कोड भेजता और लॉगिन की ट्राई करता। इसने कहा कि यू एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड, मैं यहाँ पे भेजता हूँ ए, यहाँ पे भेजता हूँ सिंगल कोड लॉगिन। अब इसने मुझे यू एंटर द रॉन्ग पासवर्ड तो बताया है, लेकिन साथ ही मुझे एक एरर मैसेज भी दे दिया कि माई एसक्यूएल फेच एरे का जो फंक्शन है ये एक्सपेक्ट करता है कि फर्स्ट पैरामीटर जो है वो एसक्यूएल आई का रिजल्ट हो। अब जो भी आप में से डेवलपमेंट करते हैं, स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट करते हैं और स्पेसिफिकली पीएचपी के थ्रू वेब डेवलपमेंट करते हैं, उनको ये एरर देखने से पता चल जाएगा कि यूज़र ने क्या किया हुआ है। माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे का एक फंक्शन लगाया हुआ है, और इस फंक्शन में वो भेज रहे हैं अपनी क्यूरी को। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ एंटर कर रहा हूँ वो जा रही है इस फंक्शन के पास, और इस फंक्शन का हमें स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी पता होता है कि इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है कनेक्शन का और सेकंड होता है क्यूरी का। अगर सॉरी, इसमें जस्ट एरे आती है, और एरे कैसे आती है, MySQL क्यूरी में से। उसका एक होता है कनेक्शन और एक होता है क्यूरी। तो अब हमें इस ये जो क्यूरी है यहाँ पे आ रही है, ये क्यूरी कहाँ से आ रही है, इन दो फील्ड्स से बन रही है। ये जो हमारी क्यूरी है ये कहाँ से बन रही है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू txt यूजर नेम, जो कि फर्स्ट यूज उससे टेक्स्ट फील्ड से आ रहा है, और पासवर्ड जो है वो सेकंड टेक्स्ट फील्ड से आ रहा है। तो हमारी ये दो फील्ड्स जो हैं वो हमारी क्यूरी को सेट कर रही हैं। तो हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा डायरेक्टली जाएगा इस फंक्शन के पास। तो अब हमें पता चल गया विदाउट कोड कि हमारा जो जो इस वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जो डेवलपर था उसने कोड को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। वो इन दो फील्ड से क्यूरी बना रहा है, और उस क्यूरी का रिजल्ट जो है वो इस फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो हम बेसिक और नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम यहाँ पे अपनी क्यूरी को, जो मलिशियस हमारा पेलोड है, हम उसको सेट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं ऑथराइजेशन को बाईपास करने के लिए।
ठीक है। Errors, if not appropriately caught, can give detailed information to users about database structure such as table names, column names, and structure of a given SQL request. तो अगर तो इस एरर को मैंने सही तरह से हैंडल किया होता, कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम अपने PHP के ऊपर एरर रिपोर्टिंग जो है वो ऑफ कर सकते हैं। अब क्या होगा, मैं ए और हैश लिखता हूँ, लॉगिन किया तो उसने एरर शो नहीं किया, लेकिन मुझे पास जो मेरा वार्निंग थी वो बता दी। तो अगर तो मैंने एरर शो कर दिए हैं तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि, सॉरी, एरर हाइड कर दिए हैं तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि क्या एरर आया है। लेकिन अगर मैं इसको नहीं लिखता और यहाँ पे लिखता हूँ ए और यहाँ पे सिंगल कोट, तो मेरा एरर जो है वो हो सकता है कि यूज़र को कुछ आइडिया दे दे कि हमारा जो भी इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो किस तरह से क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहा है, किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है और आगे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो इसका सिंपल मेथड तो ये है PHP में या किसी भी वेबसाइट में कि आप अपने एरर्स को सही तरह से हैंडल करें, या उनको हैंडल करें या फिर अपने एरर्स जो हैं वो यूज़र को शो ना करवाएं, क्योंकि ये एरर्स जो हैं ये डेवलपर के लिए होते हैं, जो यूज़र के लिए नहीं होते। यूज़र को इस एरर से कोई भी कंसर्न नहीं है कि आपका किस लाइन के ऊपर किस वजह से एरर आया। यूज़र को इस एरर से मतलब है, इससे कंसर्न है कि उसने रॉन्ग पासवर्ड या यूज़र नेम एंटर किया। ये वाला जो एरर है ये आपके डेवलपर के लिए होते हैं और ये जस्ट डेवलपर्स को ही शो होने चाहिए। जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे किसी भी जगह पे, तो आपके जो एरर्स हैं वो यूज़र तक को शो नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत। और अगर वो शो होते हैं और उन यूज़र में से कोई हैकर आ जाता है, तो दैट मीन्स कि आप अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं उस डेटाबेस उससे हैकर के लिए। अटैकर्स, अच्छा, why we need SQL injections? Attackers can use SQL injections to find credentials of other users in the database. They can then impersonate these users. तो सबसे पहले तो वो फाइंड करते हैं कि हम किस मीडियम के थ्रू SQL इंजेक्शन अपने इंजेक्ट कर सकते हैं, और वो SQL इंजेक्शन क्यों इंजेक्ट करते हैं, ताकि वो दूसरे यूजर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, मैंने दराज के ऊपर शॉपिंग की और वहाँ पे मैंने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दी। अब दराज ने वो अपने पास इंफॉर्मेशन सेव कर ली अगेंस्ट माई आईडी। अब अगर तो कोई बंदा दराज को हैक करते हैं, दराज के डेटाबेस को हैक करने की ट्राई करते हैं, तो वो दराज के प्रोडक्ट्स को तो एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेगा ना ज़्यादा। उसका मेन कंसर्न तो ये होगा कि मुझे लोगों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मिले जहाँ से मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकूँ। तो वो क्या करेगा, दराज के डेटाबेस में से वो टेबल ढूंढेगा जहाँ पे दराज के डेवलपर्स ने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेव करवाई हुई होगी। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। सेकेंडली हो सकता है कि दराज ने अपने डेटाबेस में स्टोर ना करवाई हो, जो हमारे अकाउंट्स हैं दराज के ऊपर उसमें सेव करवाई हो। तो इस केस में हैकर क्या करेगा, हैकर करेगा कि हमारे अकाउंट के क्रेडेंशियल्स कॉपी करेगा या अपने पास रखेगा, लाइक मेरी ईमेल और मेरा पासवर्ड, वो मेरे अकाउंट में लॉगिन करेगा और वहाँ से वो क्रेडेंशियल्स उठा लेगा। अब जब उसने लॉगिन किया तो वो शो ये कर रहा है कि मैं ही लॉगिन कर रहा हूँ, और दराज के सिस्टम को पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो यूज़र नेम भी मेरा है, वो पासवर्ड भी मेरा है। तो एक सिस्टम को तो नहीं पता ना कि वो इंजमाम वहाँ पे लॉगिन कर रहा है या फिर कोई हैकर कर रहा है। सिस्टम तो जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड को देखता है, और यूज़र नेम और पासवर्ड उसने दराज के डेटाबेस से उठा लिए, जो कि सही है। तो जब यूज़र जो है, जो हैकर है, वो हमारे प्रोफाइल में एंटर हो गया, तो वहाँ से वो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है किसी भी वे में। वो पूरे डेटाबेस को हैक कर सकते हैं, वो डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं,
वो डेटाबेस में खुद को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करवा सकते हैं एंड सो ऑन। SQL lets you select and output data from the database. An SQL injection vulnerability could allow the attacker to gain complete access of all data in the database server. जो हम पहले देख चुके हैं कि जैसे ही कोई इंट्रूडर या अटैकर हमारे डेटाबेस के अंदर एंटर होने की ट्राई करेगा, वो सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकता है और वो पूरे डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकता है। SQL also lets you alter data in the database and add new data। तो जो हैकर है वो क्या करेगा, वो आपके डेटाबेस को अल्टर भी कर सकते हैं या वहाँ पे न्यू रिकॉर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, in a financial application, an attacker could use SQL injection to alter balances, void transactions, or transfer money to their account। तो फाइनेंशियल एप्लीकेशन में या वो एप्लीकेशन जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि वो कुछ पेमेंट्स के स्टेटसेस कंप्लीटेड कर दे, जो कंप्लीटेड हैं उनको अनकम्प्लीट कर दे, कंप्लीटेड वाली कुछ रोज डिलीट कर दे, या फिर जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस अकाउंट से अपने अकाउंट में जो पेमेंट है या मनी है उसको ट्रांसफ़र कर ले। यू कैन आल्सो यूज SQL टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस। SQL के थ्रू हम डेटाबेस के रिकॉर्ड्स डिलीट भी कर सकते हैं और इवन ड्रॉप टेबल्स, हम टेबल्स को भी डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हैं, टेबल भी डिलीट कर सकते हैं और इसके अलावा हम पूरे डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं। Even if the administrator makes database backups, deletion of data could affect application availability until the database is restored। तो कुछ केसेस में ये होता है कि हमारे जो डेवलपर्स हैं, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी, उसमें ये होता था कि हमारा जो डेटाबेस है उसका बैकअप हर 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली जनरेट होता था। लेकिन अगर एक अटैकर आया, सपोज हमारा जो बैकअप था वो होता था 12 AM पे, तो एक अटैकर आया 6 PM पे और उसने हमारा डेटाबेस डिलीट कर दिया, तो जो हमारा चेक है उसके मुताबिक तो 12 AM पे बैकअप होगा। अगर बैकअप नहीं है तो लास्ट बैकअप जो बना हुआ है उसमें हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अटैकर आया 6 PM पे, उसने हमारा डेटाबेस डिलीट कर दिया। अब हमने चेक लगाया हुआ है कि 12 PM पे हमारा डेटाबेस या बैकअप होगा या रिस्टोर होगा। तो वो जो 6 आवर्स हैं जहाँ पे आपका डेटाबेस अवेलेबल नहीं था क्योंकि वो डिलीट हो चुका था, तो वो उन 6 आवर्स में आपका जो यूज़र आएगा उसको आपकी वेबसाइट डाउन मिलेगी, क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो डेटाबेस है वो इस वक्त कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सेकंड केस इसमें ये हो सकता है कि उसने डिलीट किया 6 PM पे अपने आपके डेटाबेस को और आपका बैकअप बना हुआ था पिछले दिन के 12 AM पे। तो जो 12 AM से 6 PM तक आपके न्यू यूज़र्स आए थे उनका रिकॉर्ड तो आपके करंट डेटाबेस में पड़ा है ना। तो जब आपका करंट डेटाबेस ही डिलीट हो गया और आपका जब 12 AM नेक्स्ट 12 AM पे डेटा रिस्टोर होगा तो वो पिछले दिन का रिस्टोर होगा। तो जो उस दिन के रिकॉर्ड्स थे वो आपके पिछले डेटाबेस में तो थे नहीं, तो वो आप लूज़ कर जाएंगे, वो आपके आपके डेटाबेस में स्टोर्ड नहीं रहेंगे। वो ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, वो न्यू यूज़र्स हो सकते हैं, न्यू ऑर्डर्स हो सकते हैं, वो किसी भी तरह का रिकॉर्ड हो सकता है। इफ द एडमिनिस्ट्रेटर मेक्स डेटाबेस बैकअप्स, डिलीशन ऑफ डेटा कुड अफेक्ट एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी अंटिल द डेटाबेस इज रिस्टोर्ड। जब तक वो डेटाबेस रिस्टोर्ड नहीं होगा, जो एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और आल्सो बैकअप्स में नॉट कवर मोस्ट रिसेंट डेटा। तो जो हमारा 12 AM से 6 PM तक का टाइम था उसके दौरान जो हमारे न्यू अकाउंट्स या न्यू डेटा आया था वो बैकअप कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसका बैकअप हमारे पास बना ही नहीं था। ठीक है, वाई वी आर वल्नरेबल। एसक्यूएल इंजेक्शंस जो हैं ये तब इन्वेंट हुई जब हम ऑटोमेटेड टूल्स के ऊपर गए। इससे पहले क्या था, हमारी हर चीज़ मैनुअल थी, तो कोई भी चीज़ अगर हाईटेक यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ी है तो मैं अपने घर से बैठ के इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हमने अपनी चीज़ों को ऑटोमेट करना शुरू किया तो हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ गई
लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी है वो कम होती गई, क्योंकि पहले उसको हो सकता है कि 10 बंदे देखते हों, जो हाईटेक में चीज़ पड़ी है उसको 10 बंदे देखते हों, लेकिन अब उन चीज़ों को 100 बंदे देख रहे हैं, और उनको हाईटेक के अंदर जाना भी उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो हाईटेक में जाए बगैर भी उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो हम जितना भी चीज़ों को ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, उतनी ही हमारी यूज़बिलिटी तो बढ़ रही है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी फिजिबिलिटी तो बढ़ रही है कि हम किसी भी जगह पे बैठ के अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी है वो कम से कमतर होती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो कुछ भी सेव्ड या सिक्योर्ड नहीं है। हम समझते हैं कि जी हमने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा लिया, हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा ली कि जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे मोबाइल के ऊपर कोड आएगा, वो कोड हम जब तक एंटर नहीं करेंगे हमारा जो अकाउंट है वो कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ये बहुत रॉन्ग कंसेप्शन है। जो हैकर्स बैठे हैं उनके लिए ये पासवर्ड्स और ये कोड्स कुछ भी मायने नहीं रखते। इसी तरह से हमारी ऑनलाइन बैंकिंग की जो ऐप्स हैं ये भी सिक्योर नहीं है। इनको सिक्योर बनाने की कोशिशें की जाती हैं, हर वक्त की जाएंगी फ्यूचर में भी, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये 100% सिक्योर्ड हैं और कोई भी इनको ब्रेक नहीं कर सकता। जब iOS 8 आया था, लॉन्च हुआ था, तो iOS आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड ओएस समझा जाता है दुनिया का। तो जब iOS 8 आया था तो वो फोर्थ डे ही, अपनी लॉन्च के फोर्थ डे ही ब्रेक हो गया था, और उसमें जो अटैकर्स थे, जो हैकर्स थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी, पब्लिश की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि इसके अंदर इतने लूप होल्स थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस लूप होल से एंटर हों। तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनमें लूप होल्स हैं, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो हम वनरेबल इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो मोस्टली ऑटोमेटेड हैं, ऑनलाइन पड़ी हैं। सेकंड बात इसकी ये है कि पास्ट में जो हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शंस थी वो मैनुअली लिखी जाती थी। जैसे अभी मैं मैनुअली लिख रहा था इसके अंदर कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर इसका बना रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए भी ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स आ गए हैं। लाइक एक अनऑफिशियल क्रोम की नहीं, फायरफॉक्स की एक एक्सटेंशन है जो कि आप इंस्टॉल अगर कर लें और मैं उसको पेज दूँ ये वाला, तो वो खुद ही मुझे इस पेज के वल्नरेबिलिटीज़ चेक करके और मुझे बता देगा कि आप ये यूज़र नेम एंटर करें और ये पासवर्ड एंटर करें तो आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो हमारे पास जैसे जैसे सिस्टम अपडेट हो रहे हैं, सिस्टम ऑटोमेट हो रहे हैं, हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शंस के प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं जो कि ऑटोमेटेड हमारे पास रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। In the past, the danger was somewhat limited because an exploit had to be carried out manually. हमें manually कोड लिखना पड़ता था. An attacker had to actually type their SQL statements into the text box. However, automated SQL injection programs are now available, and as a result, both the likelihood and potential damage of an exploit has increased enormously. ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास ऑटोमेटेड टूल्स आ रहे हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ रहे हैं और वो अपडेट कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को, इसी तरह से हमारे पास ऑटोमेटेड एसक्यूएल इंजेक्शन के प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं जो कि इन टूल्स को, इन प्रोग्राम्स को, इन वेबसाइट्स को हैक कर सकते हैं। द प्रोग्रामर, अच्छा सेकंड जो इसका रीज़न है कि हम वल्नरेबल क्यों हैं, वो ये है कि हम जैसे, मुझ जैसा एक प्री मैच्योर डेवलपर जो है वो एसक्यूएल के कोड्स लिख रहे हैं एप्लीकेशन के लिए। तो जब मुझे एसक्यूएल की सिक्योरिटी का ही नहीं पता और मुझे नहीं पता कि मैं अपने डेटाबेस को किस तरह से सिक्योर कर सकता हूँ, तो मैं पूरे सिस्टम को, पूरी एप्लीकेशन को सिक्योर कैसे करूँगा। The programmers who aren't security experts are coding SQL injections as a feature of
in some web applications, putting users at risk when an application goes live or distributed to a network. तो जब एक ऐसे बंदे ने एसक्यूएल के कोड लिखे हुए होंगे जिसको सिक्योरिटी का कुछ पता ही नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, उस सिस्टम के ऊपर, उस एप्लीकेशन के ऊपर आने वाले हर यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिस्क में डाल रहे हैं। और एज ए रिज़ल्ट जब वो वेबसाइट, जब वो एप्लीकेशन हैक होगी तो उसके ऊपर जितने भी यूज़र्स का डेटा है वो एक्सेसिबल होगा हैकर्स के लिए। और ये सारा कसूर किसका होगा? जो डेवलपर था, जिसने एसक्यूएल बैकएंड की प्रोग्रामिंग की थी, जो हमारे डेटाबेस को मैनेज कर रहा था, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कर रहा था। उसको सिक्योरिटी का कुछ आइडिया ही नहीं था, तो उसने बस कहा कि जी यहाँ पे ये एंटर करेंगे, यहाँ पे ये एंटर करेंगे, लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन उसने इन केसेस को स्टडी नहीं किया, इन केसेस को उसने इन केसेस की केयर नहीं की, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये वाले काम भी हो सकते हैं। तो जब उसको नहीं पता था तो वो इन चीज़ों को इग्नोर करेगा। जब हैकर आएगा तो वो इन्हीं चीज़ों के थ्रू हमारे सिस्टम के अंदर एंटर होगा और कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन की तीन टाइप्स हैं, बेसिक तीन मेजर टाइप्स हैं। एक होती है इनबैंड एसक्यूएल, इन्फ्रेंशियल एसक्यूएल, आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल। अब यहाँ पे आई जो है वो इम्प्रूव्ड के लिए नहीं है, आई जो है वो इंजेक्शन के लिए है। क्योंकि एसक्यूएल में जब पीएचपी में आप यूज़ करते हैं तो पीएचपी में माई एसक्यूएल आई की कमांड्स आजकल चल रही हैं। लाइक यहाँ पे मैंने माई एसक्यूएल आई की कमांड लिखी हुई है, ये वाली। तो ये वाला जो माई एसक्यूएल आई है जो हम पीएचपी में यूज़ करते हैं, ये होता है माई एसक्यूएल इम्प्रूव्ड, आई से इम्प्रूव्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे जो माई एसक्यूएल आई लिखा हुआ है इससे इम्प्रूव्ड मतलब नहीं है, यहाँ पे है इंजेक्शन। एसक्यूएल इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन, इन्फ्रेंशियल एसक्यूएल इंजेक्शन, आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। इनबाउंड को हम क्लासिकल इंजेक्शन कहते हैं, इन्फ्रेंशियल को हम ब्लाइंड इंजेक्शन कहते हैं। SQL injection can be used in a range of ways to cause serious problems. By leveraging SQL injection, an attacker could bypass authentication, access, modify, and delete data within a database. तो 3 इसकी मेजर टाइप्स हैं: इनबाउंड SQLi, इन्फ्रेंशियल SQLi, आउट ऑफ बैंड SQLi. Inbound SQLi injection is the most common and easy to exploit SQL injection attack. Inbound SQL injection occurs when an attacker is able to use the same communication channel to both launch the attack and gather results. अब इनबाउंड SQLi ये है कि हमारी वेबसाइट थी इस सर्वर के ऊपर होस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसी सर्वर को यूज़ करेंगे और अपने रिजल्ट्स भी इसी सर्वर के ऊपर शो करवाएंगे। तो वो जो टेक्निक्स हैं जो सेम सर्वर के ऊपर रन होती हैं और उनके रिजल्ट भी सेम सर्वर के ऊपर ही शो होता है, उनको हम कहते हैं इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शंस। इसमें आ जाती हैं एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस और यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस। एरर बेस्ड में मैंने आपको बता दिया कि जो हैकर है वो एरर्स जो है उनको शो करवाता है अपने वेब पेज पे, जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए, ठीक है। और यूनियन बेस्ड में क्या होता है, जो हैकर है वो क्यूरी के साथ कुछ और क्यूरीज को मर्ज करता है। एक क्यूरी वेबसाइट की चल रही है, वेब एप्लीकेशन की चल रही है, उसके साथ ही वो अपनी क्यूरी को भी चलाने की ट्राई करता है, तो उसको हम कहते हैं यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। Error based SQL injection is an inbound SQL injection technique that relies on error messages thrown by the database server to obtain information about the structure of the database. जो मैंने आपको बता दिया कि एरर मैसेजेस हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर और उसका वे ऑफ टैकलिंग द रिक्वेस्ट बताते हैं कि हम
ये वाली चीज़ भेजेंगे तो ये कहाँ पे जा रही है, और फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट हैं वो किन किन मीडियम्स, किन किन फंक्शंस के थ्रू आगे प्रोसीड हो रही हैं. In some cases, error-based SQL injection alone is enough for an attacker to enumerate an entire database. जैसे कि इस केस में हुआ, हमने जस्ट एक एरर थ्रो किया और हमें पता चल गया कि जी जो डेवलपर है उसने ये फंक्शंस यूज़ किया हुआ है. अब हमें इन फंक्शंस का पता था कि ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपनी क्यूरी जब लिखी, एसक्यूएल इंजेक्शन लिखी, तो हमें एक्सेस मिल गई. लेकिन कुछ केसेस में सिर्फ एरर बेस्ड फंक्शन जो हैं वो काम नहीं करते. While errors are very useful during the development phase of a web application, they should be disabled on live sites. ये मैंने आपको पहले अभी बताया था. और log to a file with restricted access instead. तो जो एरर्स हैं वो होते हैं डेवलपर्स के लिए, उनको हम कॉमन यूज़र को शो नहीं करवाते. तो इसका एक मेथड ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे एरर्स को डिसेबल कर दें, या फिर उन एरर्स को किसी एक फाइल में स्टोर करवा दें और उस फाइल की एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए कि वो जस्ट डेवलपर ही देख सकें. ठीक है, जैसे लॉग की एक फ़ाइल बनती है उसी तरह से आप एरर्स की एक फ़ाइल बना लें. वहाँ पे बताओ कि जी इस दिन इतने बजे एक यूज़र आया था और उसको ये एरर फेस करना पड़ा, तो वो आपकी एक फ़ाइल में सेव हो गया. तो नेक्स्ट टाइम यूज़र को वो शो नहीं हुआ, लेकिन वो आपकी लॉग फाइल में सेव हो गया. तो नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आप अपनी लॉग फाइल, एरर फाइल को देख सकते हैं कि किस किस वक्त कौन कौन से यूज़र को क्या क्या एरर आए थे. आप फिर उन एरर्स को मिनिमाइज या ख़त्म करने की ट्राई करते हैं. सेकंड जो है वो है यूनियन बेस्ड इंजेक्शंस. यूनियन बेस्ड इंजेक्शन जो है इसमें क्या होता है, हम यूनियन एसक्यूएल ऑपरेटर यूज़ करते हैं और हम क्या करते हैं, टू और मोर फ्लैग स्टेटमेंट्स जो हैं वो सिंगल क्यूरी के अंदर एम्बेड करके उनको चलाने की कोशिश करते हैं. अब इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं. यहाँ पे मैं सीधा पासवर्ड और सीधा यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करता हूँ. हम आगे इस पेज के ऊपर, अब इस पेज के ऊपर अगर मैं सर्च करता हूँ ए, तो मेरे पास वो सब रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं. आप इसको ना देखें अभी. अगर मैंने यहाँ पे ए किया और सर्च किया तो मेरे पास वो सब रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिनमें ए आ रहा था. अगर मैं ए बी करूँ तो मुझे कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हुआ. तो यहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसके अंदर मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ उसमें लाइक का कुछ लिखा हुआ है कंसेप्ट, कि यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो लाइक का स्ट्रक्चर लगा हुआ है और वो सर्च करता है प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर, और वो नेम के कॉलम के ऊपर लगा हुआ है. इस कॉलम में जो भी चीज़ें शो हो रही हैं उसके ऊपर लगा हुआ है कि जहाँ पे भी जिस रिकॉर्ड में ए आ रहा है वो शो करवा दो. लेकिन अब यहाँ से मुझे ये भी पता चल गया कि वो वाली रोज शो नहीं हो रही जो ए से स्टार्ट हो रही हैं या ए पे एंड हो रही हैं. तो दैट मीन्स कि हमारी जो लाइक की स्टेटमेंट है वो इस तरह से लगी हुई है कि उसके स्टार्ट में जो मर्जी हो, एंड पे जो मर्जी हो, सेंटर में वो वाली चीज़ हो जो यूज़र एंटर कर रहा है. ठीक है, कि उसका स्टार्ट जो मर्जी हो, एंड जो मर्जी हो. अगर उसमें ए आ रहा है तो उसको शो करवा दो. तो इसका स्टार्ट कुछ भी था, एंड कुछ भी था, और इसमें ए आ रहा है. इसी तरह से अगर मैं ओ करता हूँ तो क्या होगा, स्टार्ट में कुछ भी है, एंड में कुछ भी है. अगर उसमें ओ आ रहा है तो वो शो हो गया, ओ आ रहा है तो शो हो गया, ओ ओ ओ एंड ओ. तो हमारी लाइक क्यूरी लगी हुई है, ये मुझे पता चल गया. तो हमारी क्यूरी एक्चुअली लगी हुई है ये वाली, select static from products where name is equals to this. अब इसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. यहाँ पे मैंने कुछ क्यूरीज लिखी हुई हैं.
एक यूनियन जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। यूनियन में हम क्या करते हैं, इस क्यूरी को मैंने यहाँ पे ब्रेक किया और साथ ही मैंने यूनियन लगा के अपनी क्यूरी रन की। और जब मैं इसको अब सर्च करूँगा अपने फील्ड में, तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा ये, वही रिज़ल्ट है, लेकिन एंड पे मेरी रोज एक जो मैंने बनाई थी, ये वाली रो, ये भी इंजेक्ट हो गई। अब इसमें मैंने तो भेजा था 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आया 2 4 एंड 5। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो टेबल के सेकंड कॉलम में से आ रही है। फर्स्ट कॉलम को उसने शो नहीं करवाया, थर्ड कॉलम को शो नहीं करवाया, फोर्थ को करवाया हुआ है, फिफ्थ को करवाया हुआ है और सिक्स कॉलम को उसने शो नहीं करवाया हुआ है। 1 3 एंड 6 को शो नहीं करवाया हुआ, 2 4 और 5 को उसने शो करवाया हुआ है। ठीक है, अब सेकंड क्वेरी में मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा एक यूनियन की स्टेटमेंट भेज रहा हूँ और उसमें क्या होगा, हमें स्कीमा का पता चलेगा। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो क्यूरी लगी हुई होती है ऑलरेडी, उसके साथ यूनियन करके हम अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं और उसके थ्रू फिर हम इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं। चलिए मैं आपको जैसे ये चला के दिखा देता हूँ कि इनसे हमें क्या क्या मिलेगा। जब मैंने ये किया तो मेरे पास उसके डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि उसके अंदर कौन कौन से डेटाबेसेस पड़े हैं। इसमें लैक 11 का डेटाबेस पड़ा है, माई एसक्यूएल का डेटाबेस पड़ा है, परफॉर्मेंस स्कीमा का डेटाबेस पड़ा है, पीएचपी माई एडमिन का डेटाबेस पड़ा है और ट्राइब डीबी का डेटाबेस पड़ा है। अब मैं इस फील्ड के थ्रू उसके सर्वर पे इन डेटाबेसेस में से किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं एक्सेस करता हूँ ट्राइब डीबी को। ठीक है, फिर मैंने ये वाली स्टेटमेंट चलाई। जब मैंने ये स्टेटमेंट चलाई तो उसने मुझे बता दिया कि इस टेबल में उसके कौन कौन से कॉलम्स हैं। फर्स्ट था उसका आईडी जो उसने शो नहीं करवाया हुआ था, नेम उसने शो करवाया हुआ है, हैश उसने शो नहीं करवाया, प्राइस अवेलेबल शो करवाया हुआ है, एडिट बाय उसने शो नहीं करवाया हुआ। अब मेरे पास उसके कॉलम्स आ गए, तो नेक्स्ट में मैं जस्ट उन कॉलम्स को शो करवा सकता हूँ कि उन कॉलम्स में क्या क्या डेटा उसका पड़ा है। ये आ गई वो रिजल्ट्स जो मेरी क्यूरी के अगेंस्ट आए थे। और फिर आ गया ये उसका कि किसने ऐड करवाई हुई है, उसका हैश क्या था। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास सारी आ गई यूजिंग जस्ट 1 2 3 एंड 4 यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस कर सकते हैं उसकी क्यूरी के साथ अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। Union-based SQL injection is an inbound SQL injection technique that leverages the union SQL operator to combine the results of two or more SQL statements in a single result, which is then returned as part of the HTTPS response. तो हमारे पास HTTPS response के थ्रू ये सब इंफॉर्मेशन आ गई और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं या फिर दोबारा रीयूज कर सकते हैं किसी भी और पर्पस के लिए। सेकेंड टाइप है इन्फ्रेंशियल एसक्यूएल। Inferential SQL injection, unlike inbound SQL injection, may take longer for an attacker to exploit. However, it's just as dangerous as any other SQL injection. Inferential में हम ये करते हैं कि हम उस डेटाबेस की टाइप देखने की कोशिश करते हैं कि वो MySQL का है, SQL सर्वर का है या फिर किसी और डेटाबेस का की टाइप है। In inferential SQLi attack, no data is actually transferred via web application and the attacker would not be able to see the results of an attack in band. इसमें कोई भी डेटा ट्रांसफ़र या लीक नहीं हो सकता। ये जस्ट हम चेक करने के लिए करते हैं कि सॉरी कि डेटाबेस की टाइप क्या है या फिर उसका वो MySQL या SQL सर्वर, नो एसक्यूएल कौन से डेटाबेस के ऊपर बना हुआ है। इंस्टेड एन अटैकर
able to reconstruct the database structure by sending payloads, observing the web application's response and resulting behavior of the database server. अब यहाँ पे दो तरह के होते हैं, ब्लाइंड बुलियन और ब्लाइंड टाइम। बुलियन में क्या होता है? Boolean based SQL injection is an inferential SQL injection technique that relies on sending SQL query to the database, which forces the application to return different results depending on whether the query returns true or false. इसमें हम ये करते हैं कि हम कोई भी SQL query को सेंड करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो ट्रू है या फॉल्स है। इससे क्या होता है, हम डिफरेंट सिंटैक्सेस भेजते हैं। लाइक पहले मैंने MySQL का सिंटैक्स भेजा, फिर मैंने SQL सर्वर का भेजा, फिर मैंने NoSQL का भेजा। तो जो भी डेटाबेस वहाँ पे होस्टेड होगा, जिसके ऊपर डेटाबेस बनी हुई है, उसी का जब सिंटैक्स आएगा तभी वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ट्रू आने पे हमें पता चल जाएगा कि जो डेटाबेस हम जिसको हैक करने की ट्राई कर रहे हैं, जिसको मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहे हैं, वो MySQL का है, या वो MySQL सर्वर का है, या फिर वो NoSQL का है। This allows an attacker to infer if the payload used returned true or false, even though no data from the database is returned. This attack is typically slow since an attacker would need to try different databases syntax by syntax, character by character. तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो पहले MySQL इंजेक्शन का MySQL का सिंटैक्स ट्राई करेगा, उस पर रिजल्ट फॉल्स आएगा तो वो SQL सर्वर का सिंटैक्स ट्राई करेगा और फिर NoSQL का करेगा। तो जिस पे भी ट्राई आपका रिटर्न ट्रू होगा, उसको पता चल जाएगा कि हमारा डेटाबेस जो है इस टाइप का है। टाइम बेस में ये होता है कि हम अपने डेटाबेस को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। अब स्टॉप करने के लिए भी डिफरेंट डेटाबेसेस के डिफरेंट सिंटैक्सेस हैं। हम उसको स्लीप कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो जो भी हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या रिटर्न करेगा ट्रू, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी टाइप डेटाबेस की क्या है। That relies on sending an SQL query to the database which forces database to wait. तो वेट करवाने के लिए डिफरेंट फंक्शन है। MySQL में स्लीप का है, SQL सर्वर में वेट का है, NoSQL में एग्जिट का है। तो उससे हमें पता चल जाता है, हम वेट करवा सकते हैं अपने डेटाबेस को कि 4 सेकंड के बाद अपने क्यूरी को जो है वो चलाना है। तो जब वो 4 सेकंड्स के बाद हमारा रिजल्ट आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने पॉज करवाया हुआ तो वो MySQL था, वेट करवाया हुआ तो SQL सर्वर था, एग्जिट करवाया हुआ तो वो क्या है जी, NoSQL है। द रिस्पॉन्स टाइम विल इंडिकेट द अटैकर वेदर द रिजल्ट ऑफ क्यूरी इज ट्रू और फॉल्स। जहाँ पे वो वेट करेगा तो दैट मीन्स कि हमारी जो सिंटैक्स है वो हमने सही तरह से उसको इन्फर किया था। आउट ऑफ बैंड SQL इंजेक्शन जो है, इसमें ये होता है कि हम अपने SQL इंजेक्शंस को किसी और सर्वर पे रखते हैं और हमारा जो वेबसाइट होती है वो किसी और सर्वर पे पड़ी होती है। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाने की हम ट्राई करते हैं। आउट ऑफ बैंड SQL इंजेक्शन इज़ नॉट वेरी कॉमन, mostly because it depends on features being enabled on the database server being used by the web application. ये डिपेंड कर रही होती है कि आपकी जो डेटाबेस है वो जिस सर्वर पे होस्टेड है वो बाहर से रिक्वेस्ट को अलाउ करता है या नहीं करता। दैट मीन्स कि वो आउट ऑफ बैंड रिक्वेस्ट जो उस सर्वर से के बाहर से रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको अलाउ करता है या नहीं करता। अगर तो वो उनको अलाउ करता है तो आप आउट ऑफ बैंड SQL इंजेक्शन कर सकते हैं। अगर वो बाहर की रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करता तो दैट मीन्स कि आप आउट ऑफ बैंड SQL इंजेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। Out of band SQL injection occurs when an attacker is unable to use the same channel to launch attack and gather result. इस तरह का अटैक जब यूज़र नहीं कर सकता तो वो क्या करता है, इन चीज़ों को किसी और वेबसाइट पे सेव करवाता है और फिर उस वेबसाइट से इस वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है और उस रिक्वेस्ट में ये चीज़ें आती हैं। और सेम अगर तो
ये वाली मेरी वेबसाइट जो कि इस वक्त है, ये किसी और वेबसाइट की रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करेगी, तो हम इन बैंड आउट ऑफ बैंड की जो इंजेक्शन हैं उससे बच जाएंगे। लेकिन हमारी वेबसाइट जब बाहर की रिक्वेस्ट को अलाउ करेगी तो हम आउट ऑफ बैंड में आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास an attack on alternative inferential time-based techniques, especially if the server responses are not very stable। हम बाहर से रिक्वेस्ट भेजते हैं और उस पे फिर अपने सर्वर के जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको देखते हैं कि किस अटैक, किस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हमारे सर्वर की क्या रिस्पॉन्स हमारे सर्वर ने जनरेट किया। Out of band SQLi techniques would rely on the database server's ability to make DNS and HTTPS requests to deliver data to an attacker। वही बात है कि अगर तो आपका सर्वर डेटाबेस सर्वर जो है वो HTTP रिक्वेस्ट आउट ऑफ द करंट सर्वर एक्सेप्ट करता है तो आपकी जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्सेज हैं वो अटैकर के पास पहुंचेंगे। अगर वो अलाउ नहीं करता तो HTTP रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अटैकर के पास नहीं पहुंच सकते। अब कॉन्सिक्वेंसेज के एसक्यूएल इंजेक्शन की कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं? Even basic hacks can be used to fingerprint databases and get password hashes or other sensitive information। ये हमने देख लिया कि हम कैसे कर सकते हैं पासवर्ड या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस। A more stealthy hacker may simply update data such as HTML that will be displayed to users so that he can perform a XSS or other attack। XSS means out of band attack। तो अगर तो वो बेसिक हैक्स उसने लगाए हैं तो वो जस्ट आपके पासवर्ड या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा वो कुछ एक्सपीरियंस हैकर है तो वो क्या करेगा, आपके डेटाबेस को या आपके HTML को इस तरह से मैनिपुलेट करेगा कि वहाँ पे वो एक अपना इनपुट फील्ड इंजेक्ट कर देगा आपके पेज के ऊपर, और फिर वो उस फील्ड के थ्रू जो इंजेक्शन हैं उनको कैरी कर सकते हैं। Vulnerabilities can result in data loss through deleting individual records or whole database। तो या तो वो सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है या होल डेटाबेस को डिलीट कर सकता है, या फिर वो अपडेट कर सकता है या फिर वो ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। एडवांस टेक्निक described earlier can give users a backdoor to the server and thus much more access to the system। यहाँ पे यूज़र की जगह पे अगर हम एक्सेस कर दें तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। जो हैकिंग की या इंजेक्शन की एडवांस टेक्निक्स हैं उनके थ्रू हैकर्स जो हैं वो बैक डोर से आपके सर्वर पे एंटर हो सकते हैं और फिर उस सर्वर के थ्रू वो आपके पूरे डेटाबेस सर्वर को और फिर आपके सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? गुड न्यूज़ इज़ के मल्टीपल वेज हैं इश्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि हर लैंग्वेज में प्रिवेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। और डिफरेंट मेथड्स क्यों हैं? क्योंकि हर लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है वो अपना है। MySQL का अलग है, SQL सर्वर का अलग है, NoSQL का अलग है। कंसेप्ट सेम है लेकिन सिंटैक्स डिफरेंट है। टू मेन सोल्यूशन है। एक तो ये कि हमारे फॉर्म्स में जो भी इनपुट आ रही है, जो भी आ रही है, हम उसको चेक करें किसी भी इनअप्रोप्रिएट करैक्टर्स के लिए। लाइक अगर मैं इस पेज की बात करूं इंडेक्स की, तो यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट जो करैक्टर है वो है सिंगल कोट। सिंगल कोट्स यहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए, तो हमें इनको देखना है। और सेकंड जो मेथड है वो ये है कि कीप इंस्ट्रक्शन सेपरेट फ्रॉम इनपुट थ्रू स्पेशल मेथड्स एंड वेल रिटन स्टोर्ड प्रोसीजर्स। अब इस पेज के ऊपर मैंने क्या किया हुआ था, मेरा एक ही पेज है, उसी के ऊपर मैंने क्यूरी लिखी हुई है, उसी के ऊपर मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और उसी पे मैं एरर शो करवा रहा हूँ, या फिर अगर किसी दूसरे पेज पे भेज रहे हैं वो कर रहा हूँ। तो ये काम हमें नहीं करना, ये एक बेस्ट अप्रोच नहीं है। हम अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपने कोड को अलग रखें, उनके रिस्पॉन्सेज को अलग रखें और जो फंक्शंस बनाए हुए हैं उनको अलग रखें।
और फिर उन फंक्शंस के अंदर हम हर करैक्टर को, हर इनपुट को चेक करें कि उनमें इनअप्रोप्रिएट करैक्टर्स तो नहीं आ रहे। सैनिटाइजिंग इनपुट दैट मीन्स कि आप अपने इनपुट को, फर्स्ट पॉइंट था कि उसको कैसे हम प्योर बना सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं। उसमें यह है कि हम स्ट्रिंग्स को देखें कि जी हम अगर स्ट्रिंग्स एंटर कर रहे हैं तो वो वैलिड हैं या नहीं हैं, और वो सिंगल कोट्स के अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही, हमारे सिंगल कोट्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर हम देखें अदर टाइप्स ऑफ इनपुट को, सच एज नंबर्स। अगर नंबर्स हैं तो हमें फिर सिंगल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्ट्रिंग्स हैं तो हमें सिंगल कोट्स लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम सिंगल कोट्स लगा रहे हैं तो हम देखें कि हमारी जो सिंगल कोट्स हैं वो वहीं पे ख़त्म हो रही हैं जहाँ पे हम चाहते हैं, या फिर उनको जल्दी ख़त्म किया जा रहा है। तो ये देखना होता है। Secondly, escape characters let the DBMS know that a given character input is input, not instruction. तो हमें स्पेशल कैरेक्टर्स को भी देखना है कि वो भी हम एग्जीक्यूट होने ना दें। जिस तरह से स्केप सीक्वेंस होता है बैकस्लैश एन का, ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। तो ये जो है आपके इनपुट फील्ड्स में अलाउ नहीं होना चाहिए। इस तरह के स्केप सीक्वेंसेस हमारे इनपुट फील्ड्स में अलाउ नहीं होने चाहिए। Escaping certain characters make it impossible for input to corrupt the request. तो अगर हम जैसे सिंगल कोड को अभी देख रहे थे, अगर हम कह दें कि हमारे इनपुट फील्ड में सिंगल कोड कभी भी नहीं आएगा, या हमारा जो डेटा है उसमें हम सिंगल कोड अलाउ करते ही नहीं है, तो हम हैकिंग को बहुत हद तक रोक सकते हैं, इंजेक्शंस को बहुत हद तक रोक सकते हैं। सैनिटाइजिंग अदर टाइप्स ऑफ इनपुट्स, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर अदर टाइप ऑफ इनपुट नीड टू बी मोर स्पेसिफिक इन चेकिंग बेस्ड ऑन हाउ वैल्यू, ऑन व्हाट वैल्यू यू आर एक्सपेक्टिंग। तो अगर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नंबर्स, तो मुझे सिंगल कोट्स लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग्स, तो मैं सिंगल कोट्स लगाऊंगा, लेकिन मैं चेक रखूँगा कि जहाँ पे मेरी सिंगल कोट स्टार्ट और एंड हो रही है वो मेरी क्यूरी में भी वहीं पे एंड हो रही है या नहीं हो रही। Language will still give you a string, but must check if it matches expected form. हमें स्ट्रिंग मिलेगी तो सही, लेकिन हम फिर चेक करेंगे कि उस स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग भेजी थी a और 1 इक्वल्स टू 1, तो हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर तो नहीं आ रहा जो हमारे लिए, जो हमारे सिस्टम में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब सिंगल कोट किसी भी क्यूरी में एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो हम फिर इसको इस इनपुट फील्ड की स्ट्रिंग को सैनिटाइज करेंगे। जहाँ जहाँ पे सिंगल कोट्स आ रहे हैं हम उनको रिमूव करेंगे। तो जब हम रिमूव करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, सॉरी, इस तरह से, ठीक है। और जब लॉगिन करेंगे तो ये वाली चीज़ जो है ये एसक्यूएल इंजेक्शन को सक्सेसफुली कैरी नहीं कर सकेगी। तो आपने अपनी जो इनपुट्स हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में उनको लाजमी सैनिटाइज करना है, उनको लाजमी चेक करना है कि वो हमारी वैलिड फॉर्म में हैं, एक्सपेक्टेड फॉर्म में हैं या नहीं है। और अगर वो नंबर्स हैं तो आप सिंपली इस न्यूमेरिक का फंक्शन लगा दें और चेक कर लें कि वो वैलिड नंबर है या नहीं। और फिर सेकंड जो लास्ट है उसमें ये है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशंस लगा लें और रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू अपने इनपुट्स को मॉनिटर करें। और सेपरेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इनपुट में ये आता है कि जी आप स्टोर प्रोसीजर्स यूज़ करें। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? डेटाबेस के अंदर फंक्शंस होते हैं जिनको हम इनपुट भेजते हैं। तो जब हम यूज़र फंक्शंस को पैरामीटर्स की फॉर्म में इनपुट भेजेंगे तो हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। टिपिकली यूज फॉर लार्ज रिपीटेड फंक्शंस, जो हमारी क्यूरीज बार बार यूज़ हो रही होती हैं, हम उनको एक फंक्शन में डाल देते हैं और फिर उन फंक्शंस को कॉल करते हैं। बाई कंस्ट्रक्शन ऑल इंस्ट्रक्शंस रिजाइड कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द इनपुट। तो हमारा इनपुट जहाँ पे होता है वो एक अलग फाइल में हो गया, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो DBMS में होगी,
जो इनपुट्स हैं वो पास होती हैं DBMS को सेपरेटली। अब हमारा पेज पड़ा था यहाँ पे और हमने एक क्यूरी बनाई, क्यूरी नहीं बनाती हम यहाँ पे, हम जस्ट ये पैरामीटर्स लिख लेते हैं अपने पास। फिर हम इन पैरामीटर्स को फॉरवर्ड करते हैं अपने DBMS के पास। अब DBMS में हमारे पास इस क्यूरी के लिए एक फंक्शन बना हुआ है, जो हम यहाँ पे भेजेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे भेजेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे होगा क्या, हम इन जो वेरिएबल्स हैं इनको सैनिटाइज करने की ट्राई करेंगे इसी पेज के ऊपर कि इसमें कोई इनवैलिड करैक्टर तो नहीं आ रहा। जब ये फुली सैनिटाइज हो जाएंगे तब फिर हम इसको स्टोर्ड प्रोसीजर को DBMS के फंक्शंस को फॉरवर्ड करेंगे अपना जो रिस्पॉन्स है उसको गेट करने के लिए। और पैरामीटराइज्ड इनपुट भी इसी को कहते हैं कि हम SQL स्ट्रिंग को पैरामीटर्स भेजते हैं आउटपुट गेट करने के लिए। और लास्ट पे है डिज़ाइनर लॉजिक। ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू थिंक कैन माई कोड इफ यूज्ड इन एन अनइंटेंडेड वे डू थिंग्स आई डोंट वांट इट टू डू। तो हमें सबसे पहले ये सोचना होता है कि जो मैं लिख रहा हूँ अगर उसको अनऑथराइज्ड वे में यूज़ किया जाए तो ये क्या यूज़ हो सकता है या नहीं, ये किसी को एक्सेस दे सकता है या नहीं। बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू कंसीडर टू बी ट्रस्टेड इनपुट। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जिन इनपुट्स को, जिन टाइप्स ऑफ इनपुट्स को आप अलाउ कर रहे हैं वो इनपुट्स आपकी लॉजिक को, आपके कोड को ख़राब नहीं कर सकती, उसको करप्ट नहीं कर सकती। Hackers can modify some values that you may expect are safe। तो हैकर्स हमारी कुछ इंफॉर्मेशन को, कुछ वैल्यूज़ को इस तरह से मॉडिफाई करेगा जो आपकी लॉजिक के मुताबिक सेफ होगा। तो आपने इसको भी देखना है। जो एरर्स हैं उनको आपने यूज़र से हाइड करना है। ट्राई टू मेक श्योर इनपुट मैचेस बट वी एक्सपेक्ट और क्लोजली एज पॉसिबल। तो आप अपने इनपुट्स को मैच करवाएं अपनी एक्सपेक्टेड इनपुट के साथ कि अगर यूज़र नेम है तो यूज़र नेम इस फॉर्म का हो सकता है, अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड इस फॉर्म का हो सकता है। आपने उसको मेक श्योर करना है। और लास्ट पे है कि आपने अपनी इनपुट्स को लाजमी सैनिटाइज करना है फॉर एक्स्ट्रा इलीगल करैक्टर्स। आप इलीगल करैक्टर्स को कभी भी अलाउ नहीं करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप लाजमी अपने ध्यान में रखेंगे अपने डेटाबेस को सिक्योर बनाने के लिए, डेटाबेस की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और एसक्यूएल इंजेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें, ईमेल पे पूछ लें या गूगल क्लासरूम पे पूछ लें। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो क्यूरीज हैं उनको 24 आवर्स के अंदर अंदर एड्रेस करने की कोशिश करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।